मैम स्क्रीन इज विजिबल? Yes, yes. ओके ओके। गुड मॉर्निंग एंड शुभ प्रभात। वीर मुंबई माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यादीप शिंदे आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम किसी एक बिंदु का पुनरावलोकन करने वाले हैं। जिस बिंदु का हम पुनरावलोकन कर रहे हैं वो है काल। काल यानी समय। जब आप किसी से बात करते हैं या कुछ लिखते हैं या कुछ सुनते हैं, वो जो वाक्य होते हैं वो किसी ना किसी काल का हमें बोध कराएंगे। या शायद वो आने वाले काल का बोध कराए, समय का बोध कराए, चल रहे समय का बोध कराए, या तो बीत चुके समय का बोध कराते हैं। तो वाक्य को पढ़ने के बाद लिखते समय जो ये आपको अलग अलग समय का जो बोध होता है, वाक्य को पढ़ के सुन के, उससे ही हम क्या कहते हैं, सरल भाषा में काल कहते हैं। चलो आइए के बाद हम अधिक जानते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। मतलब कोई भी जो क्रिया होती है, जिसे आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, जो भी क्रिया है वह किस समय में पूर्ण हो रही है। क्रिया पूर्ण हो रही है उसका ध्यान रखने जैसी है वह है कि जो क्रिया है वो पूर्ण है या अपूर्ण है, मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है या इनकम्प्लीट है। उस बात पे भी उस किस काल का वाक्य है वह हम बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। और बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। जो पहला वाक्य आप देख रहे हैं वहां पे क्रिया क्या है, अभी चल रहे समय में हो रही है। जैसे अभी आपकी क्या है, हिंदी का पाठ चल रहा है, हिंदी की कक्षा चल रही है, तो ये वर्तमान समय हो गया। मैडम पढ़ा रही है, मतलब ये भी वर्तमान में है, अभी पढ़ा रही है मैडम। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बच्चे खेल रहे थे, मतलब ये बीती हुई बात की जा रही है, बच्चे खेल रहे थे, ये बीता समय है। मैडम पढ़ा रही थी, ये भी क्या है, ये मैडम पढ़ा रही थी, मतलब समय बीत चुका है, ये पहले ही क्रिया समाप्त हो चुकी है। बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएगी, इसके लिए तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। मतलब बच्चे खेलेंगे या मैडम पढ़ाएगी, ये भविष्य की बात कर रहे हैं, ना ये क्रिया हो चुकी है ना ये क्रिया चल रही है, ये आने वाले समय में कभी तो भी होने वाली है। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। ये तीन जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं, इससे वर्तमान, उसके बाद भविष्य और भूत, ये तीनों अलग अलग कालों का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है। बच्चों, काल के कुल जो होते हैं वो तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल, जिसे आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसे। दूसरा है भूतकाल,
पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है, जो समय आने वाला है, या फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल, और जो समय आने वाला है वो भविष्यत काल। आप 9वीं कक्षा में थे, यह आपके लिए भूतकाल है। आप 10वीं कक्षा में हो, यह आपके लिए वर्तमान काल है। और आप 11वीं कक्षा में जाओगे, यह आपके लिए भविष्यत काल। देखिए बड़ा सरल है। 9वीं कक्षा आपके लिए भूत, 10वीं वर्तमान, और 11वीं आपके लिए भविष्यत काल। सबसे पहले अब हम जानते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके कितने उपभेद होते हैं, ठीक है, और उन उपभेद के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अगर क्रिया वाक्य को पढ़ने के बाद उसमें आई हुई क्रिया से हमें यह बोध हो कि ये जो समय है, इस वाक्य में दिया गया समय, क्रिया किस समय में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, चल रहे समय में हो रही है, तो वो वर्तमान काल का वाक्य कहलाएगा। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, सुन रहे थे नहीं है, सुनेंगे भी नहीं है, अभी क्या है, पिताजी समाचार सुन रहे थे, सॉरी सुन रहे हैं, चल रहे समय की बात हो रही है। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। कब कर रहा है, अभी कर रहा है, इसलिए ये भी वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रियंका स्कूल जाती है, तब अभी प्रियंका स्कूल जाती है, जाती थी नहीं है, जाएगी भी नहीं है, वो जाती है, इसलिए ये भी वर्तमान का ही उदाहरण है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ये जो सभी क्रियाएं हैं वो क्या है, वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, हैं आदि आते हैं। वर्तमान काल के वाक्य पहचानना तो बड़ा सरल है। उसके अंत में ता, ती, ते, हे और हे, ये पदों का या इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अब वर्तमान काल के कुल कितने भेद है ये देखते हैं। इसके कुल 5 भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। कौन कौन से हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। अभी इन जो 5 भेद हैं, उपभेद हैं इसके, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः ये प्रकट हो जाए कि कार्य
क्रिया का वो सामान्य रूप से सामान्य से प्रकट हो कि क्रिया का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वो सामान्य होता है। मतलब यहाँ पे हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कौन से होते हैं? वो सामान्यतः तो आते साथ ना ही पूर्ण हो वर्तमान काल का उदाहरण कहेंगे, जैसे किलो। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे हो रहा है। जैसे वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु नो तो वो यहाँ पे देख रहे हैं ये अपूर्णित है, मतलब उसको कोई संदेह भी नहीं है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कहलाएगा। और कुछ अन्य उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। माली पौधों को पानी देता है, राम अखबार पढ़ता है, में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। यहाँ पे किन पदों का प्रयोग होगा? अंत में ता है, ती है और ते है, इन पदों का वाक्य के अंत में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये जो हमने 3 उदाहरण यहाँ पे देखे, वो पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है और राम अखबार पढ़ता है। तो इन तीनों वाक्यों को पढ़ने के बाद ना हमें ऐसा पढ़ के लगा कि ये अनिश्चित है और ना यह अपूर्ण वाक्य है, मतलब ये क्रिया जो है अपूर्ण है। ये क्रिया पूर्ण भी है और ये निश्चित भी है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण रहेंगे, वहां पे आपको वाक्य पढ़ने के बाद आपको ये बोध होगा कि इसमें आई हुई क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी वो चल रही है। उसकी शुरुआत तो हो गई है, परंतु वो अभी चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है। तो वह वाक्य, वह क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। उदाहरण के लिए, मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन विद्यालय जा रहा है, मत है अभी वो पूर्ण नहीं हुई, अभी वो चल रही है, कहलाएगा। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है,
मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान है। कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे। वर्षा हो रही है, जो होने की क्रिया है वो अभी चल रही है, अभी वो पूर्ण नहीं हुई है। अनुराग लिख रहा है, अनुराग जो है अभी वो लिख रहा है, लिखने की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है। राम अखबार पढ़ रहा है, राम के जो अखबार पढ़ने की क्रिया है अभी वह पूर्ण नहीं हुई है, अभी वो भी चल रही है। इसीलिए ये वाक्य जो है अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण, ये क्रियाएं जो है अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाएंगी। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। हर एक स्लाइड के अंत में एक मैंने काले मोटे अक्षरों में एक वाक्य लिखा है, उसे आप ध्यान से लीजिए ताकि आप आसानी से काल तो ये जो आखिरी में जो काले मोटे अक्षरों में जो एक वाक्य लिखा गया है उसे ध्यान पूर्वक पढ़िए ताकि आप याद रख सके और आसानी से पहचान सके कि ये वाक्य जो है कौन से काल के वाक्य हैं। तो जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीन शब्दों का, इन पदों का पूर्ण प्रेजेंट परफेक्ट, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। यहाँ पे जो है इसके जो उदाहरण रहेंगे वहां पे जो क्रिया का प्रयोग होगा वहां से आपको पूर्ण सिद्धि यानी एकदम कंप्लीट हो चुके हैं ये आपको वहां से पता चलेगा। अगर ऐसा है तो यह पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ ली है, मैंने खाना खाया है, मैंने पतंग उड़ाई है। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है, यानी ये पूरे तरीके से पूर्ण हो चुके हैं। ये हमें इन पूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस हे, हूँ आदि आते हैं। इन पदों का अगर प्रयोग होता है तो ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, प्रेजेंट डाउटफुल। संदिग्ध का मतलब होता है डाउट, मतलब जहाँ पे आपको कोई शंका हो, संदेह हो, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो। मतलब वर्तमान काल में आपको संदेह नहीं होना चाहिए, क्रिया वर्तमान काल की होनी चाहिए, परंतु उसके होने न होने पे संदेह होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। सरल शब्दों में, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं।
जैसे माँ खाना बना रही होगी। ठीक है, अगर आपसे मैं मिलता हूँ और आप कहीं बाहर मुझे मिलते हैं और मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि माँ क्या कर रही है, और आप बोलते हैं माँ खाना बना रही होगी, ये आपने अंदाज लगाया है, आप यहाँ पे श्योर नहीं है कि माँ क्या कर रही है, तो आपने क्या कहा मुझसे, माँ खाना बना रही होगी। देखिए, ये वर्तमान की आप बात कर रहे हैं कि माँ अभी खाना बना रही होगी, परंतु यहाँ पे आप इस बात के लिए श्योर नहीं है कि माँ खाना ही बना रही है या कोई और कार्य में अभी व्यस्त है। तो जब इस प्रकार के वाक्य जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उस पे आपको संदेह है, परंतु उसके वर्तमान में होने न होने पे आपको कोई संदेह नहीं होता। वाक्य में रही होगी तो खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। अन्य उदाहरण, राम अखबार पढ़ता होगा, राम क्या कर रहा है, राम अखबार पढ़ता होगा, मतलब वर्तमान में कोई संदेह नहीं, परंतु पढ़ने पे संदेह है कि राम अखबार ही पढ़ रहा है, इस बात पे हमें संदेह है। हलवाई मिठाई बनाता होगा, इस बात में भी संदेह की शायद बना रहा होगा, हम कंफर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण रहेगा। आज विद्यालय खुला होगा, हमें संदेह है, ठीक है, हम अपना अंदाज बयां कर रहे हैं यहाँ पे। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता होगा, थी होगी, ते होंगे आदि आते हैं। वाक्य के अंत में अगर आप ता होगा, जैसे पढ़ता होगा, बनाता होगा, खुला होगा, यानी ता होगा अगर आता है, ती होगी अगर आता है, और ते होंगे अगर आता है, तो ये सब संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, मतलब वर्तमान काल तो होगा परंतु जिसकी संभावना है वर्तमान में होने की। ठीक है, वह लोटा हो या वह लोटा होगा, हम बता रहे हैं कि संभावना है कि वो लोटा हो या लोटा होगा। वह चलता हो या चलता होगा, उसने खाया हो या उसने खाया होगा। राम अखबार पढ़ रहा हो या पढ़ रहा होगा। संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो आदि आते हैं। इन पदों का अगर प्रयोग होता है तो आप सरलता से बता सकते हैं कि ये संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य है। भूतकाल, ठीक है, काल के जो मुख्य भेद है, वर्तमान काल अभी हमने पूर्ण किया, अभी है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब जो समय आप कोई वाक्य पढ़ने के बाद अगर आपको ये बोध हो जिसमें आई हुई क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, बीते हुए समय में हो चुकी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वो खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। तीनों भी आप वाक्य अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बोध होगा कि जो इसमें आई हुई क्रियाएं हैं, खाने की क्रिया, याद करने की क्रिया, पढ़ने की क्रिया, यह पहले ही बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं यह भूतकाल के उदाहरण कहलाते हैं। उपरोक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। बड़ा सरल है, अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी इन पदों का प्रयोग होता है तो वो भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट, आसन्न भूतकाल रिसेंट पास्ट,
पूर्ण भूतकाल कंप्लीट पास्ट, अपूर्ण भूतकाल इनकम्प्लीट पास्ट, संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट, हेतुमत भूतकाल कंडीशनल पास्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब अगर आप वाक्य पढ़ने के बाद आपको ये बोध हो जाए कि क्रिया जो है पहले समाप्त हो चुकी है, परंतु आप पहले मतलब कितना पहले हुई है, अगर इस समय का बोध नहीं हो रहा है तो वह सिंपल पास्ट यानी सामान्य भूतकाल कहलाएगा। मोहन आया, कब आया? बहुत देर हुई, बहुत दिनों पहले आया, अभी अभी आया, इसका बोध नहीं हो रहा है। सिर्फ मोहन आया मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है, परंतु आने की क्रिया पूर्ण होने के बावजूद ये समय का बोध नहीं कर रहा, मतलब एग्जैक्ट समय का बोध नहीं हो रहा है। सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। तीनों जो वाक्य पढ़ रहे हैं हमें पता है कि ये क्रियाएं यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं कहलाएंगी। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई है, अतः यह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं। अगर वाक्य के अंत में आ रहा है, आया, मारा, आ, ई गई, सीता गई, ई, ए ऐसे पदों का प्रयोग होता है तो वो क्या होते हैं? सामान्य भूतकाल के उदाहरण कहलाते हैं। आसन्न भूतकाल रिसेंट पास्ट, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया के समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूचित होती है। अगर किसी वाक्य को पढ़ने के बाद आपको यह बोध होता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, निकट भूत में समाप्त हुई है, तो वह आसन्न भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। सामान्य भूतकाल के साथ हे जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल हो जाता है। अगर आप किसी भी एक सामान्य भूतकाल के वाक्य के आगे हे या हे जोड़ देते हैं तो वह आसन्न भूतकाल का वाक्य होता है, मतलब अभी अभी निकट समय में ही क्रिया पूर्ण हुई है। जैसे मैंने आम खाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण, लेकिन मैंने उसके आगे हे जोड़ दिया तो वाक्य बन गया मैंने आम खाया है, तो यह आसन्न भूतकाल का वाक्य है। मैं अभी सोकर उठी, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य। मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल का वाक्य। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मतलब अभी भी आई है, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल का वाक्य कहलाएगा। राम ने अखबार पढ़ा है, मतलब अभी अभी पढ़ा है, इसलिए ये भी आसन्न भूतकाल कहलाएगा। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल कंप्लीट पास्ट, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगर हमें वाक्य पढ़ने के बाद उससे ये पता चले, इससे बोध हो कि जो क्रिया है वह काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उसने शाम को मारा था, जब था का प्रयोग होता है, थे का प्रयोग होता है, तो समझ लेना है कि ये क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, राम ने अखबार पढ़ा था। इन चारों वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे जो आई हुई क्रिया है, मारने की क्रिया, राज करने की क्रिया, लिखने की क्रिया और इससे पढ़ने की क्रिया, तो इन सभी क्रियाओं को होके बहुत समय बीत चुका है, ये बहुत पहले हो चुकी हैं, ये बोध यहाँ पे हो रहा है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाएंगी। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था,
चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। वाक्य के अंत में अगर था, थी, थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे इन पदों का, इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वह पूर्ण भूतकाल की क्रिया वाक्य कहलाएंगे। अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट, जिस क्रिया के ये ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। मतलब अगर क्रिया भूतकाल में तो शुरुआत हो चुकी है, पहले ही समय में शुरुआत हो गई परंतु अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, मतलब जब आपने उसको आखिरी बार देखा तो वो गीत गा रहा था, लेकिन शायद उसकी गीत गाने की जो क्रिया है अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। सीता सो रही थी, राम अखबार पढ़ रहा था। इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें ये बोध होता है कि यहाँ पे आई हुई क्रियाएं भूत में शुरुआत तो हो चुकी है परंतु अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो चल रही है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ, मतलब आरंभ यानी शुरुआत होने का बोध, अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। अतः यह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है, मतलब आरंभ होकर, मतलब आरंभ तो बीते हुए समय में हो चुके हैं परंतु उसके क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। किन पदों का प्रयोग होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, इन पदों का वहां पे प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध का अर्थ मैंने जैसे पहले ही बताया, संदेह, डाउट। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने पे अगर संदेह बना हुआ है तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तू गया होगा, हमें नहीं पता वो गया था नहीं गया था, तू गया होगा। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम वहां पे संदेह प्रकट करते हैं, शायद से तू गया होगा, इस प्रकार से वो वाक्य होता है। बस छूट गई होगी, आप अगर कक्षा में देर से आए और आपके अध्यापक आपको कहते हैं शायद बस छूट गई होगी, आप देर से आए हो क्योंकि आपकी शायद बस छूट गई होगी, मतलब जो शिक्षक हैं आपके वो श्योर नहीं है यहाँ पे, जिस आपकी बस ही छूटी है, किसी और कारण से आप आने में आपको देर हुई। परंतु वहां पे जब संदेह आ जाता है और भूतकाल के बारे में बात की जाती है तो वह संदिग्ध भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। दुकानें बंद हो चुकी होगी, अगर आपकी माँ कहती है जा और यहाँ से दुकान से सामान लेके आ, ठीक है, और थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है, रात हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगे? दुकानें बंद हो चुकी होगी, मैं अभी नहीं जाता, दुकानें बंद हो चुकी होगी। मतलब आप भूतकाल की बात कर रहे हैं कि दुकानें शायद पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ पे श्योर नहीं होते हैं कि सच में बंद हुई है या नहीं हुई है, आप ये आपका अंदाज लगा रहे हैं, इसलिए संदिग्ध भूतकाल के वाक्य हैं। राम ने अखबार पढ़ा होगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। जब संदेह का पता चलेगा और ये पता चलेगा कि वाक्य भूतकाल का है परंतु यहाँ पे संदेह है, तो ये संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि लगता है। कौन से पदों का प्रयोग होगा? होगा, होगी, होंगे, इन पदों का यहाँ पे प्रयोग होगा। हेतु हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट, ये जो होते हैं ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। जब आप स्लाइड के अंत में देख सकते हैं शर्त वाला वाक्य है, मतलब एक घटना दूसरी घटना पे, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे यहाँ पे निर्भर होती है। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, मतलब अगर एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी, इस प्रकार के अगर वाक्य आपको मिलते हैं तो हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाते हैं। हेतु का अर्थ है कारण, जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वह हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाता है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी, मतलब एक क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन दूसरी एक और क्रिया जो नहीं हुई, इस वजह से पहली क्रिया भी नहीं हो रही है, मतलब एक क्रिया पे दूसरी क्रिया यहाँ पे निर्भर होती है। उदाहरण देखते हैं जाके आपको अच्छे से समझ में आए।
यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। पास होने की जो क्रिया है वो किस पे निर्भर करती है? परिश्रम करने की क्रिया पे। अगर परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर अगर हो। और भूतकाल की बात है, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, भूतकाल का वाक्य, इसलिए हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, मतलब भूतकाल का वाक्य है। और फसल अच्छी होने की बात किस पे निर्भर करती है? अच्छी वर्षा होने पर। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया है। भविष्यत काल, जो काल का जो मुख्य भेद है उसका तीसरा भेद, भविष्यत काल। भविष्यत काल में होने वाली क्रियाओं को भविष्य में भविष्यत क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब अगर आपको वाक्य पढ़ के, क्रिया को सुन के, पढ़ के ये पता चले कि ये आने वाले समय में होने वाली है, ये भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाएंगी। वह कल घर जाएगा, कब जाएगा? कल जाएगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं। किसान खेत में बीज बोएगा, यानी आने वाले समय की बात हो रही है। इन वाक्य को पढ़ने के बाद, इन क्रियाओं को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, अभी चल भी नहीं रही है, वो आने वाले समय में होंगी, इसलिए ये भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाती हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से पता चलता है कि यह सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे, जाएगा, जाएंगे, बोएगा, मतलब गा, गी, गे आदि आते हैं। इन पदों का अगर प्रयोग होता है तो वो भविष्यत काल के उदाहरण कहलाते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के कुल कितने? 3 उपभेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, यानी भविष्य में होगी। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। सामान्य रूप से अगर पता चले कि ये भविष्य में होने वाली क्रिया है तो उसको सामान्य भविष्यत काल कहना है। वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, राम अखबार पढ़ेगा, मोहन जयपुर जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी आदि लगता है। याद रखिएगा, इसके अंत में, अगर वाक्य के अंत में एगा, एगी, मतलब एगा मीन्स जाएगा या जाएगी, एगी मीन्स जाएगी, या एंगे का क्या आएगा? जाएंगे। तो इस प्रकार से एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगे आदि अगर पदों का प्रयोग किया जाता है तो वो सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण कहलाते हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए। जब भविष्य में होने वाली घटना है, लेकिन अगर वहां पे आपको डाउट है कि ये पूर्ण होगा नहीं होगा, संभावना है चोर पकड़ा जाएगा, इसकी संभावना है, श्योरिटी नहीं है, तो संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊंगा। तो जहां पे आपको संभावना प्रकट करते हैं, आप श्योर नहीं है बट संभावना है, तो उसे संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण कहलाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः यह संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के साथ ए, ऊ, हो आदि आता है। जो अंतिम है वो है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, मतलब ये अंतिम बिंदु है हमारा आज का। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय के क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमने भूतकाल में देखा था, हेतु हेतुमत भूतकाल मतलब एक क्रिया होगी तो दूसरी हो चुकी होती। तो यहाँ पे वैसे ही एक क्रिया अभी होगी, भविष्य में होगी तो दूसरी उस पर निर्भर करेगी।
तो उदाहरण देखते हैं, वह आए तो मैं खाऊं, मैं जाऊं। वह कमाए तो मैं खाऊं, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर कर रही है और दोनों भी भविष्य काल की हैं। यदि मेरी बहन आएगी तो मैं अवश्य चलूंगा। वो पढ़ेगा तो सफल होगा, वो अगर आने वाले समय में पढ़ेगा तो आने वाले समय में वो सफल भी होगा। हेतु हेतु मत भविष्य काल क्रिया के साथ होगा, उंगा, उ, हो आदि लगता है और ये शर्त वाला वाक्य है, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे यहाँ पे निर्भर होती है। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको आपके स्वाध्याय के लिए काम आएंगे। Sir, can we stop here? कुछ प्रश्न दिए। Hello, sir, can we stop here? धन्यवाद। यस 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 मैम, ओके ओके Okay, okay. कंप्लीट। Thank you so much. ओके Yeah, thank you so much. वेलकम।